नमस्कार। टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पॉलिटी पावर पैक बाई करण सड़के, है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था। और आज की टॉपिक होगी संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां देखेंगे। संविधान की अनुसूचियां। विवरण। अनुसूची। प्रथम अनुसूची भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन और पेंशन आदि का उल्लेख है। देखेंगे हम लोग तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची विभिन्न पदधारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। यानी तृतीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का शपथ का उल्लेख है। चतुर्थ अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। छठी अनुसूची में मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, जिसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वर्णित है। नेक्स्ट सातवीं अनुसूची में देखेंगे। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची को देखेंगे। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। जब संविधान बनी थी हमारी, उस वक्त 14 भाषाओं, मूल संविधान में मतलब 14 भाषाएं थी। अभी वर्तमान समय में 22 भाषाएं देखेंगे। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली आदि 8वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट देखेंगे 9वीं अनुसूची। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार आदि का उल्लेख। इसमें 29 विषय है। नेक्स्ट 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियों एवं प्राधिकार का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियों एवं प्राधिकार का उल्लेख है। नेक्स्ट संविधान की अनुसूचियों को अब हम लोग देखेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। संविधान का 71वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान के 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? किस अनुसूची में संशोधन किया गया? देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन पूछ रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर होगा कोंकणी को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। वहीं आपको मणिपुरी जोड़ा गया KM, है ना,
फिर आपको जोड़ा गया नेपाली, नेपाली निमोनिक्स है KMN, KNM ऐसे जोड़ सकते हैं, या फिर नमक NMK, NMK लिखेंगे लेकिन इसको नमक पढ़ेंगे, है ना। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया नमक को, जैसे है ना, N फॉर न, M फॉर म, K फॉर क, ऐसे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग 8वीं अनुसूची। इसमें भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है, आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है। हालांकि संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। नेक्स्ट, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को इसमें जोड़ा गया। इसके साथ ही 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई। नेक्स्ट, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, 2003 द्वारा जोड़ा गया, जो वर्ष 2004 में लागू हुआ। देखेंगे आगे, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इसे जनजातीय लोगों के जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। सही है ना। चलिए देखेंगे एक्सप्लेनेशन हम लोग। किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो इसे जनजातीय लोगों के जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। 5वीं अनुसूची के विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत ही जल, जंगल, जमीन पर जनजातियों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पेशा कानून भी लागू किया गया। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र की सघनता एवं उचित आकार एक व्यवहार्य जिला इकाई जैसे जिला, ब्लॉक या तालुका तथा पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन जैसे मानदंडों के आधार पर किसी क्षेत्र को राष्ट्रपति के द्वारा शामिल किया जाता है। किसके द्वारा शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची के तहत इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। देखेंगे भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, जिसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। इसके तहत जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रधानमंत्री के कार्यालय के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान ही संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के कारण ही भारत के संविधान में वर्ष 1951 में प्रथम संशोधन किया गया और इसमें 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था, क्योंकि इस अनुसूची में रखे गए विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में जोड़े गए विषयों को वाद योग्य बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं?
तो ये किए गए हैं अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारत के संविधान में पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची, पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए किए गए। वहीं पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उल्लेख मिलते हैं। वहीं छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान मिलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग का बीपीएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? देखेंगे तो इसका आंसर होगा आपका डी, इसका आंसर होगा डी, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी का विषयक प्रावधान है। वर्ष 1985 में भारतीय संविधान में 52वीं संविधान संशोधन किया गया और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके प्रावधानों के मुताबिक दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय यथास्थिति सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो ये डालते हैं आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये डालते हैं, है ना। वहीं आपके ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय ये भी डालते हैं, बच्चों के एजुकेशन की फैसिलिटी ये भी प्रोवाइड करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आप लोगों को पता ही है। वहीं देखेंगे, है ना, और पांचवी तो नहीं करती है ये जनजातियों, और छठी अनुसूची उसमें नॉर्थ ईस्ट वाले जो 4 राज्य उनको देखे होंगे आप, इसमें है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। और 7वीं अनुसूची, है ना, स्टेट लिस्ट भी आता है, आप लोगों को पता होगा, है ना, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोग का 5, ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रावधान जो शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव डालते हैं, संविधान के भाग 4 में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में वर्णित है ना। वहीं 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में उल्लिखित ग्रामीण और शहरी निकाय हैं। वहीं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में शिक्षा का प्रावधान है ना। एजुकेशन हमारा समवर्ती सूची में आता है। देखेंगे सेंटर और स्टेट दोनों रेगुलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुसूची में लिखित है ना। तो ये लिखित है आपको 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में तो आप लोगों को पता ही है। 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे देखेंगे, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा तय तथा वसूले जाने वाले करों की चर्चा 7वीं अनुसूची की संघ सूची में है, जबकि राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले करों की चर्चा राज्य सूची में वर्णित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये आपको 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का विशेष उपबंध है। इसके लिए राष्ट्रपति निर्देश जारी करता है। इसमें जनजातीय जनसंख्या की प्रधानता, क्षेत्र की अवस्थिति पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में पिछड़ेपन को मानदंड के रूप में रखा जाता है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की यह प्रक्रिया अनुसूची 6 से अलग है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। अनुसूचित 6 से अलग है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि भारत
संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो होगा पहली अनुसूची। एक्सप्लेनेशन, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की प्रथम अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रथम अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित विषयों में संघ राज्य क्षेत्र के नाम, गठन, न्यायिक क्षेत्र एवं उनकी सीमाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसमें उल्लिखित है अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। वही अनुच्छेद 3 देखेंगे, इसके अंतर्गत नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा एवं उसके नामों में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, देखेंगे। एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का चतुर्थ अनुसूची में उपबंध किया गया, ना कि द्वितीय अनुसूची में, है ना। एक बार देख लेते हैं इसको, एक्सप्लेन ऊपर का भी। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में है, जनगणना संघ सूची का विषय है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, ये नहीं, ये चतुर्थ अनुसूची में है। दल बदल विरोध अधिनियम ये 10वीं अनुसूची में आपको है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 अनुसूची, सूची 2 विषय। देखेंगे तृतीय अनुसूची, आपको तृतीय अनुसूची को देखेंगे तो यह है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। तृतीय अनुसूची में वर्णित है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। वहीं देखेंगे चतुर्थ अनुसूची में राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। वहीं 7वीं अनुसूची में देखेंगे कि संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों का विषय। 8वीं अनुसूची में देखेंगे तो भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। संविधान के भाग कमेंट में बताएंगे कितने भाग में है ये। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 9वीं अनुसूची में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 9वीं अनुसूची में अंतर्निहित है। यह अनुसूची भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न में से किसे संबंधित है? यह है पंचायती राज व्यवस्था से 11वीं अनुसूची। एक्सप्लेनेशन, वर्ष 1992 में संसद से पारित 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो देखेंगे, है ना, इसमें हमें चयन करना है। देखते हैं, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। तृतीय अनुसूची में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप ये है आपको वर्णित है। वहीं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप ये वर्णित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप ये आपको तृतीय अनुसूची में वर्णित है। इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में उपबंधित विषयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। थर्ड, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। फोर्थ, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
इनका शपथ है तृतीय अनुसूची में। देखेंगे राज्य मंत्रियों की शपथ तृतीय अनुसूची। राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों का शपथ तृतीय अनुसूची। राज्य विधानमंडल के सदस्यों का तृतीय अनुसूची। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का तृतीय अनुसूची। नोट देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 60 के अंतर्गत दिया गया है ना। ये तृतीय अनुसूची में वर्णित नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्न के अंतर्गत सम्मिलित है। क्वेश्चन है विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्न के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो ये सूची थर्ड समवर्ती सूची में सम्मिलित है, सूची थर्ड समवर्ती सूची में सम्मिलित है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूची थर्ड समवर्ती सूची के प्रविष्ट 5 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। नोट समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि समवर्ती सूची के विषय पर बने कानून को लेकर केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या 22 है, 22 है। मूल संविधान में देखेंगे तो 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। देखेंगे कितनी बार संशोधन के तहत इसमें भाषाओं को सम्मिलित किया गया है ना। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, मूल रूप से 14 भाषाएं थी, है ना। देखेंगे वर्तमान समय में तो कितने संविधान संशोधन के तहत भाषाओं को जोड़ा गया। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को शामिल किया गया, ठीक है। वहीं 71वें संविधान संशोधन 1999 के तहत 3 और भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें नमक आप लोगों को मैं बताई हूँ, है ना, NMK, है ना, ये निमोनिक्स है, नमक आप हिंदी में लिख करके करेंगे, है ना। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो हम लोग उल्टा चलेंगे, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। वहीं देखेंगे तीसरी बार संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो ये संशोधन था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली शामिल किया गया। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो गैस का उल्लेख नहीं है, गैस का। एक्सप्लेनेशन देखेंगे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में गैस का उल्लेख नहीं है। संघ सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया, जिसमें बैंकिंग, बीमा तथा जनगणना, इन सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट मुझे बुक में देखना। कोई लोह केस, को ए लौह केस लिखा है, को ए लौह केस भारत के संविधान का किस अनुसूची से संबंधित है। भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे। कोएलो केस 2007 के द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी कानून जो 24 अप्रैल 1973 के पश्चात जोड़ा गया है उसे चुनौती दी जा सकती है। इस केस के अंतर्गत यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय इन कानून की समीक्षा कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इन कानून की समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 और सूची 2 जो विषय है देखेंगे। केंद्र सूची जनगणना से संबंधित है। केंद्र सूची जनगणना से संबंधित है। वहीं राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है। वहीं समवर्ती सूची देखेंगे तो यह है आपको जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन से। समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन से संबंधित। वहीं अवशिष्ट सूची जो है
अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है, अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ए 3142। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है, केंद्र सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस, समवर्ती सूची जनसंख्या, आवासीय सूची अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, चलिए देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सातवीं अनुसूची जो है, सातवीं अनुसूची, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। सातवीं अनुसूची देखने को मिलेगा विधायी शक्तियों का वितरण। सातवीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण। वहीं आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। वर्तमान समय में 22 भाषाएं, मूल रूप से 14 भाषाएं थी और इसमें 3 बार संशोधन किया गया है। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कब कब। वहीं देखेंगे 9वीं अनुसूची को। 9वीं अनुसूची है आपकी कुछ अधिनियमों का विधि मानकीकरण। वहीं 10वीं अनुसूची को देखेंगे तो 10वीं अनुसूची में दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता को रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, पुस्तकालय शामिल है, ईंधन और चारा शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण भी शामिल है ना, लेकिन ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इस सूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में शामिल कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित हैं, जो देखेंगे क्या क्या है 29 विषय। पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पेयजल, ग्रामीण आवासन, पुस्तकालय, ईंधन और चाय। फिर देखेंगे तकनीकी प्रशिक्षण आदि ग्रामीण खेल 11वीं अनुसूची में शामिल विषय नहीं है, ध्यान रखेंगे इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 23 क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट का सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखेंगे संघ सूची, तो संघ सूची वर्णित है आपको। संघ सूची में 97 प्रविष्टियां हैं। संघ सूची में 97 प्रविष्टियां हैं। वहीं राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। आंसर बी। देखेंगे एक्सप्लेनेशन। संघ सूची 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47। वर्तमान 2022 तक का ये डेटा है। देखेंगे संघ, राज्य और समवर्ती सूची में प्रविष्टियों की संख्या, तो ये तो मूल संविधान में था। अब वर्तमान में देखेंगे तो संघ सूची में 100 है ना, वहीं राज्य सूची में 61 है ना, और समवर्ती सूची में 52। देखेंगे भारतीय संविधान में क्या है, तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं, है ना, और कमेंट्स में बताएंगे कितने अनुच्छेद हैं। चलिए आगे देखेंगे थोड़ा सा ब्लर हो गया है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें है ना, देखेंगे जिसमें है ना, प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं हैं। द्वितीय अनुसूची में विभिन्न राष्ट्रीय राज्यपाल, न्यायाधीश आदि परिलब्धियों पर भौतिक विशेषाधिकार इनसे संबंधित प्रावधान है। वहीं तृतीय अनुसूची में संघ एवं राज्य के उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित प्रावधान है। अब मुझे चलिए चतुर्थ अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है ना। छठी अनुसूची में मात्र 4 राज्यों को देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का। ऐसे 5वीं में
अनुसूचित जाति SC और ST को देखेंगे। वहीं 7वीं अनुसूची को देखेंगे, संघ राज्य और समवर्ती सूचियों के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन है। राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन है 7वीं अनुसूची में। वहीं 8वीं अनुसूची में देखेंगे, संविधान में वर्णित 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन है। देखेंगे 9वीं अनुसूची में सॉरी 9वीं अनुसूची में भू सुधारों और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित संसद और राज्य विधानमंडल के अधिनियम है। वहीं 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां, इसमें कुल 29 विषय हैं। वहीं 12वीं अनुसूची में देखेंगे तो नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां वर्णित है और नगर पालिकाओं के कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और ग्राम पंचायत के कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, जिसमें ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो ये है आपको, है ना, सूची 1 प्रविष्टि 72 है और यहाँ पे सूची 2 प्रविष्टि 37 है, यानी दोनों है। चलिए A और C दोनों है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडल के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग तथा सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। देखेंगे सूची 1 को और सूची 2 को। देखेंगे मान्यता प्राप्त भाषाएं, मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित है ना, 8वीं अनुसूची में वर्णित है। भाग ये 17 होगा आपका, ठीक है। वहीं देखेंगे दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून ये वर्णित है आपको 10वीं अनुसूची में, इधर लगाएंगे। हाँ, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ये वर्णित है आपको पहली अनुसूची में। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश वर्णित है पहली अनुसूची में। देखेंगे हम लोग आगे, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में, राज्यसभा की सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में। वहीं अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र ये 5वीं अनुसूची में है। SC ST आपके 5वीं अनुसूची में होंगे और नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य जो हैं उनको 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य के निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 4थी अनुसूची में, 4थी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के वहां पे प्रशासन। 5वीं अनुसूची में आप देखेंगे तो SC ST को शामिल किया गया है, SC ST। और तीसरी अनुसूची में आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्या शामिल किया गया है, और दूसरी अनुसूची को भी आप बताएंगे, कमेंट में बताएंगे क्या शामिल है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से या से सही नहीं है? हमें इसमें कौन से सही नहीं है इनका चयन करना है। तो देखेंगे कौन से सही नहीं है, ठीक है। तो 1 देखेंगे, वह 1951 में प्रथम संशोधन से अंतः स्थापित की गई, है ना। 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संशोधन से अंतः स्थापित की गई, बिल्कुल सही है ना। देखेंगे दूसरा, इसमें विधियां सम्मिलित है, इसमें विधियां
है ना, सम्मिलित है, जो न्यायिक पुनरावलोकन के कार्य क्षेत्र से बाहर है, ये भी सही है। देखेंगे वह 42वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया, नहीं, ये बिल्कुल गलत है ना। चलिए देखेंगे चौथा, नौवीं अनुसूची में एक मिनट, तो चौथा को देखेंगे, नौवीं अनुसूची में प्राथमिक रूप से विधियां हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों से संबंधित है, जी नहीं, ये गलत है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें इसका आंसर होगा 3 और 4, 3 और 4। चलिए एक्सप्लेनेशन को जरा एक बार देखेंगे इसके। कथन 1 सही है, क्योंकि संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के कारण ही भारत के संविधान में वर्ष 1951 में प्रथम संशोधन किया गया और इसमें 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। वहीं कथन 2 सही है, क्योंकि 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, इस प्रकार यह न्यायिक समीक्षा के कार्य क्षेत्र से बाहर है। वहीं कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि यह 42वें नहीं बल्कि पहले संशोधन द्वारा अंतः स्थापित की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, कथन 4 सही नहीं है, क्योंकि 9वीं अनुसूची में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विधियों को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, है ना, किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, हमें ढूंढना है इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। चलिए देखेंगे, इसे संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के एक माध्यम से सम्मिलित किया गया, जी हाँ। 9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अधिनियम का विनियमन इस आधार पर अमान्य हो जाएगा कि यह संविधान के भाग 3 के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, आदि संरचना के सिद्धांत पर 9वीं अनुसूची में शामिल किसी अधिनियम के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है, ये सही है ना। 9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम को उपयुक्त विधानमंडल निरस्त या संशोधित कर सकती है, ये सही है। सिर्फ इसका आंसर होगा बी, आंसर होगा इसका बी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है, इसे संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। नेक्स्ट, अधिसंरचना के सिद्धांत पर 9वीं अनुसूची में शामिल किसी अधिनियम के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास है 9वीं अनुसूची के मामले में। देखेंगे, 9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम को उपयुक्त विधानमंडल निरस्त या संशोधित कर सकती है ना। देखेंगे आगे, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य कानूनों की एक सूची है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अनुसूची की प्रवृत्ति पूर्वव्यापी, है ना, रेट्रोस्पेक्टिव है, अर्थात न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित होने पर भी किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाता है तो उसे उस तारीख से संवैधानिक रूप से वैध माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, संविधान को किस क्वेश्चन है, संविधान को किस अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया दूसरी अनुसूची में, है ना। ये आप लोग पहले पढ़े ही हैं, किनको किनको रखा गया है। चलिए देखेंगे, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या विनिर्दिष्ट है ना। भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या विनिर्दिष्ट है, तो इसमें विनिर्दिष्ट है आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। 7वीं अनुसूची में वर्णित है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन आप लोगों को पता है ना, कितने आर्टिकल में है। मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, भाग संविधान के भाग 17 में है ना। और दल बदल परिवर्तन के आधार पर विधानमंडलों के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध 10 आप लोग पढ़े होंगे, भाग 10 उसमें है। देखेंगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच विषयों के बंटवारों का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय रखे गए। इसमें संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आप मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना, मूल संविधान में कितने विषय थे, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ना। तो 8वीं अनुसूची में आपके भाषाएं हैं, ये तो हमने देखा है ना, और ये भाग 17 में है ना। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, है ना, ये गलत है, दूसरी अनुसूची में नहीं है ये, है ना। देखेंगे चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, सही है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्भरता है, ये सही है ना। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, कुछ इस तरह से है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, तो ये शामिल नहीं है आपका दिवाला संशोधन क्षमता, ये है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, ये है ना। बाजार और मेला नहीं है, ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। आर्थिक और सामाजिक योजना, ये है। देखेंगे एक्सप्लेनेशन, बाजार और मेला समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई 52 विषयों की सूची को समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों का वर्णन किया गया। संसद और राज्य विधानसभा दोनों इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो अभी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उसका बचा है। देखेंगे हालांकि किसी विषय पर संघ और राज्य के कानून के बीच टकराव की स्थिति में संघ के कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। संभावनाएं होती है कि क्वेश्चन पूछी जाएगी, उस बिहाफ पे इसको मेंशन किया गया। देखेंगे किस प्रधानमंत्री के काल में 9वीं अनुसूची में शामिल विषय को सर्वोच्च न्यायालय ने वाद युक्त बताया था, तो ये बताया गया था आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। देखेंगे आगे, वर्ष 2007 से पहले 9वीं अनुसूची में शामिल विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, परंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 के बाद इस सूची में जोड़े गए विषय को वाद युक्त बताया है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 उनका कार्यकाल था, वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों की आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत विभाजित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से आरक्षित विषय माना जाता है। देखेंगे इसमें से कौन सा आरक्षित विषय है ना, और दिया है निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का हमें चयन करना है। देखेंगे न्यायालय का प्रशासन, ये मेंशन है। भू राजस्व है ना, वही स्थानीय स्वशासन नहीं है। पुलिस आपके हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रमुख विशेषताओं में से एक प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना थी। नेक्स्ट, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय सरकार के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। नेक्स्ट, आरक्षित विषयों में न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस आदि से संबंधित मामले शामिल थे, जबकि हस्तांतरित विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि से संबंधित मामले शामिल थे। नेक्स्ट, आरक्षित विषयों को प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के अधीन रखा गया था, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, जबकि हस्तांतरित विषयों को गवर्नर और मंत्री परिषद के अधीन रखा गया था, जो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। थैंक यू। ये हम लोग का लेक्चर खत्म हुआ। अब हम लोग का न्यू टॉपिक प्रारंभ होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, तो है ना, हम लोग उधर देखेंगे। थैंक यू, और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। धन्यवाद।